जब भी हम भारत की आज़ादी की कहानी सुनते हैं तो जिक्र होता है असहयोग का, सत्याग्रह का। लेकिन आज हम इतिहास के एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर नजर डालेंगे जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। ये कहानी है 1945-46 के उस विद्रोह की जिसने सिर्फ बातचीत की मेज पर नहीं बल्कि सड़कों और सेना की बैरकों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। चलिए समय में पीछे चलते हैं, सीधे जून 1945 में। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सालों से जेल में बंद थे, आखिरकार बाहर आ रहे हैं। उनके मन में था कि वो एक थके हारे टूटे हुए देश में लौट रहे होंगे, लेकिन असल में वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, तो वो सोच रहे थे कि देश की जनता युद्ध और 1942 के क्रूर दमन से बिल्कुल हताश हो चुकी होगी। पर जो असलियत थी वो उनकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा अलग थी। उन्होंने जो देखा वो इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर दी। अच्छा, इस स्लाइड को जरा गौर से देखते हैं। बाईं तरफ है वो जिसकी नेताओं को उम्मीद थी, एक शांत, दबी हुई, बेजान जनता। लेकिन दाईं ओर देखिए, हकीकत क्या थी। सड़कों पर उमड़ती भीड़ थी, लोगों में बेचैनी थी, गुस्सा था, और वो ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े होने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार थे। और ये कोई सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं था, ये तो सीधा सीधा अनुभव था। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने दशकों से भारत का कोना कोना देखा था, उन्होंने खुद कहा कि ऐसा जोश, ऐसा जुनून उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये एक राष्ट्र के जागने की आवाज थी। तो सवाल ये है कि लोगों का ये जो जबरदस्त गुस्सा और ऊर्जा थी वो जा कहाँ रही थी। ये दो मुख्य धाराओं में बह निकली। एक थी 1942 के दमन के खिलाफ आवाज उठाना, और दूसरी जो कहीं ज्यादा विस्फोटक साबित हुई वो थी सैनिकों के एक खास समूह की किस्मत। और वो समूह था भारतीय राष्ट्रीय सेना, यानी INA। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई वो सेना जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के ही युद्धबंदी शामिल थे। उन्होंने एक्सिस शक्तियों के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब युद्ध के बाद जब इन सैनिकों को पकड़ा गया और ब्रिटिश सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया, तो पूरे भारत में एक बहस छिड़ गई। सवाल एक ही था, क्या ये सैनिक अपने देश से गद्दारी करने वाले थे या फिर वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाले सच्चे देशभक्त थे। कांग्रेस ने तुरंत इस मुद्दे की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने INA के समर्थन में प्रस्ताव पास किए। भूलाभाई देसाई और नेहरू जैसे देश के सबसे बड़े वकील इन सैनिकों का केस लड़ने के लिए कोर्ट में उतर आए। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रही, ये एक राजनीतिक और भावनात्मक जंग बन गई। अब देखिए, ये जो INA का आंदोलन था, ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, ये कई मायनों में ऐतिहासिक था। चलिए इसके 3 सबसे जरूरी पहलुओं को देखते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। पहली बात, इसकी जबरदस्त इंटेंसिटी। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। जरा इस स्लाइड पर जो आंकड़ा है उसे देखिए, 5 लाख से ज्यादा लोग। और याद रखिए, ये कलकत्ता में हुई सिर्फ एक रैली का सबसे कम अनुमान है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में जोश का आलम क्या रहा होगा। और ये इंटेंसिटी सिर्फ भीड़ में नहीं थी, जुनून भी जबरदस्त था। ये स्लाइड एक सार्वजनिक धमकी दिखाती है। इससे पता चलता है कि भावनाएं कितनी ज्यादा उफान पर थी। लोगों के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। दूसरी खास बात थी इसका रीच। ये आंदोलन सिर्फ बड़े शहरों या पढ़े लिखे तबके तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, छात्रों से लेकर फिल्म स्टार्स तक, तांगे वालों से लेकर दुकानदारों तक, मतलब समाज का हर तबका, हर कोना इसमें शामिल हो गया था। ये सच में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो इस स्लाइड में है। राजनीतिक रूप से बुरी तरह बटे हुए भारत में INA के मुद्दे पर लगभग हर पार्टी एक साथ आ गई। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी। सोचिए, जो आम तौर पर एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, वो सब INA के समर्थन में खड़े थे। वाइसरॉय ने खुद इस अनोखी एकता को नोट किया। और अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम पहलू पर। वो पहलू जिसने ब्रिटिश सरकार की सच में नींद उड़ा दी थी। ये था इस आंदोलन का असर उन लोगों पर जिन्हें राज का सबसे वफादार स्तंभ माना जाता था। और ये बात सिर्फ हमारे नेता नहीं कह रहे थे, ये तो खुद अंग्रेजों की इंटेलिजेंस मान रही थी। उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने खुद माना कि इस मुद्दे ने जितनी पब्लिक की दिलचस्पी और सहानुभूति पैदा की है,
उतनी शायद ही किसी और मुद्दे ने कभी की हो। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ये सहानुभूति कहाँ तक पहुंची, जरा सोचकर देखिए। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवान आईएनए की मीटिंग्स में जा रहे थे। सेना के जवान अपनी वर्दी में रैलियों में शामिल हो रहे थे। यहाँ तक कि वो आईएनए कैदियों के बचाव के लिए अपनी जेब से पैसे भी दान कर रहे थे। ये ब्रिटिश राज के लिए एक अकल्पनीय, एक डरावनी स्थिति थी। ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि अंग्रेज अधिकारी किस धोखे में जी रहे थे और जमीनी हकीकत क्या थी। एक तरफ वो खुद को यकीन दिला रहे थे कि उनके सैनिक आईएनए से नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ उनका अपना कमांडर इन चीफ लिख रहा था कि भाई, सेना में तो ज्यादातर लोग इन कैदियों के लिए नरमी चाहते हैं। जिस वफादारी के खंबे पर राज टिका था, वो अब टूट रहा था। जब भावनाएं इतनी तेज हों और समर्थन इतना ज्यादा हो तो टकराव तो होना ही था। 1945-46 की सर्दियों में ये दबा हुआ गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा। और फिर एक के बाद एक 3 बड़े विद्रोह हुए। पहला नवंबर में कलकत्ता में, फिर फरवरी में दोबारा कलकत्ता में, और फिर वो चिंगारी जो आग बन गई 18 फरवरी को बंबई में, रॉयल इंडियन नेवी यानी नौसेना का विद्रोह। और इन सभी विद्रोहों में ना एक दिलचस्प पैटर्न था, एक जैसा पैटर्न। ये किसी एक ग्रुप के विरोध से शुरू होता था, जैसे छात्रों का प्रदर्शन या नाविकों की हड़ताल। जब अधिकारी उन पर बल प्रयोग करते तो पूरा शहर विद्रोह में शामिल हो जाता, और फिर देखते ही देखते देश के दूसरे हिस्सों में भी एकजुटता की लहर दौड़ जाती। सिर्फ नौसेना के विद्रोह का स्केल देखिए, होश उड़ जाएंगे। इस चार्ट को देखिए, 20,000 से ज्यादा नाविक, 78 जहाज, 20 तटीय ठिकाने। मतलब ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये ब्रिटिश भारतीय नौसेना के एक बहुत बड़े हिस्से का खुला विद्रोह था। और ये आग सिर्फ बंबई तक ही नहीं रुकी। जैसा कि ये टेबल दिखा रही है, कराची से लेकर कलकत्ता तक नौसेना और वायुसेना में सहानुभूति में हड़तालें हुईं। यहाँ तक कि सेना की छावनियों में भी जबरदस्त बेचैनी थी। राज की जो रीढ़ की हड्डी थी, उसकी अपनी सेना अब भरोसे के काबिल नहीं रही थी। और देखिए, यही सबसे बड़ी और निर्णायक बात है। अंग्रेजों को राजनीतिक विरोध और आंदोलनों से निपटना आता था, लेकिन जब आपकी अपनी फौज, वो बंदूक जिसके दम पर आप राज करते हैं, उसी की वफादारी पर सवाल उठ जाए तो खेल खत्म हो जाता है। तो 1947 में जो आज़ादी मिली, उसकी कहानी सिर्फ बैठकों और समझौतों में नहीं लिखी गई। उसकी असली नींव तो 1945-46 की इन्हीं सर्दियों में रखी गई थी, जब भारत के लोगों ने और उनके सैनिकों ने मिलकर ये साफ कर दिया था कि ब्रिटिश राज का वक्त अब पूरा हो चुका है। आखिर जब कोई साम्राज्य अपने ही सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वो कब तक टिक सकता है।